नमस्कार साथियों, मैं वैभव पालीवाल आज फिर से हमारे YouTube चैनल नरेटर एडिटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने जो है मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंतर्गत हमने प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास कर लिया है, चर्चा कर ली है। आज जो हमारा नया टॉपिक है साथियों, वो है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इसको हम बोल देते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक बात है। तो साथियों, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या होता है? तो पहले क्या करते हैं हम, जो है इस प्रबंधन को 2 मिनट के लिए साइलेंट कर देते हैं। ठीक है। आपूर्ति किस चीज की? तो आपूर्ति हो जाएगी उस गुड्स या सर्विसेज की जिसका प्रोडक्शन जो है हमारी व्यवसाय या हमारा संगठन द्वारा जो है उसको किया जा रहा है। ठीक बात है। अब श्रृंखला कौन सी? तो अब देखिए, हमने आज से पहले भी चर्चा करी है, आज फिर से एक बार जो हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। ठीक है। और यहां से हम जो है बात कर लेते हैं ग्राहक की। तो यहां पर तो कौन बैठा है? हमारा उत्पादक बैठा है। ठीक है। और यहां कौन बैठा है? हमारा ग्राहक बैठा है। ठीक बात है। उत्पादक, या इसको हम एक और अच्छा सा नाम देते हैं निर्माता, विनिर्माता, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक बात। उत्पादक या उत्पादनकर्ता का काम क्या होता है? निर्माता का काम क्या होता है? कच्चे माल को प्राप्त करना और उसको क्या करना? अंतिम उत्पाद के अंदर रूपांतरित कर देना। ठीक बात है। तो कच्चे माल को, तो कच्चा माल कहां से आएगा? तो कच्चा माल देने के लिए भी कोई होगा। तो एक कच्चा माल देने वाला ये एक बंदा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? आपूर्तिकर्ता बोल देते हैं। या इसको हम क्या बोल देते हैं? सप्लायर बोल देते हैं। तो चेन कहां से स्टार्ट हो रही है? आपूर्तिकर्ता से, जो कि क्या कर रहा है? हमें कच्चे माल की सप्लाई कर रहा है। कच्चा माल किसको दे रहा है? उत्पादक विनिर्माता को देता है। वो क्या करता है? इसको प्रोसेस करता है, उसे करता है अंतिम उत्पाद के अंदर रूपांतरित कर देता है। अब इसने क्या करा कि माल जो है वो प्रोड्यूस कर लिया। अब माल प्रोड्यूस करने के बाद में इसने क्या करा कि एक गोडाउन बनाया और उस गोडाउन के अंदर रख दिया। ठीक है। अब माल जो है गोडाउन में रखने के लिए तो बनाया नहीं गया था, तो अब जो है और आगे पहुंचेगा। और आगे कैसे पहुंचेगा कि अब जो है हम क्या बनाएंगे? कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएंगे, है ना। अब उत्पादनकर्ता या जो उत्पादक होता है वो क्या करता है? इस माल को क्या करता है? वितरक के पास पहुंचाता है। कहां से? ये जो हमने क्या बनाए थे? वेयर हाउस या भंडार गृह बनाए थे, यहां से। ठीक बात है। वितरक या इसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बोल देते हैं। ठीक है। वितरक, अब ये जो वितरक है, वितरक से कहां जाएगा? वो होलसेलर के पास जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? थोक व्यापारी बोल देते हैं। ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम? होलसेलर बोल देते हैं, है ना। थोक व्यापारी से माल किसके पास जाएगा? रिटेलर के पास जाएगा। रिटेलर क्या बोल देते हैं हम? खुदरा व्यापारी तक चला जाएगा। और खुदरा व्यापारी से कहां चला जाता है? वो ग्राहक तक चला जाता है। ठीक बात है। अभी तक की हमने जो है इतनी ही चर्चाएं करी हैं। ठीक है। अब देखिए आप, एक जो इसके अंदर कंपोनेंट छूट जाता है, एक जो तत्व छूट जाता है, वो आ जाता है हमारा प्रचालन। प्रचालन क्या हो जाता है? प्रचालन ये होता है साथियों कि कच्चा माल जो था वो आपूर्तिकर्ता से और कहां तक आया? उत्पादक या निर्माता तक आया। ठीक है। तो वो जो माल लाने के लिए जो गाड़ी लगी थी, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो परिवहन था, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लॉजिस्टिक्स बोल देते हैं, प्रचालन बोल देते हैं। वो कहां पे था? वो एक तो यहां पर भी था, और यहां से जो हमारा माल पूरा यहां तक अंतिम उपभोक्ता तक बन करके गया है, ठीक है, वो यहां पर भी था। ठीक बात है। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा आपको। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अंदर इसके जो तत्व होते हैं, इसके जो घटक होते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती हैं? पहला हमारा सप्लायर आ जाता है, दूसरा हमारा उत्पादक आ जाता है, तीसरा हमारा भंडार गृह आ जाता है, चौथा हमारा वितरक आ जाता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, फिर थोक व्यापारी हमारा होलसेलर आ जाता है, फिर जो है हमारा खुदरा व्यापारी आ जाता है, अंततः हमारा ग्राहक आ जाता है। और इन सब तक माल पहुंचाने के लिए जो है हमें प्रचालन की आवश्यकता होती है, लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। तो ये सब मिलाकर के क्या बन जाता है? हमारा आपूर्ति
श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? हमारी आपूर्ति श्रृंखला बन जाती है। अब इस आपूर्ति श्रृंखला का प्रभावी प्रबंधन ही वो क्या कहलाता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है, या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, इन सब का यहां से और यहां तक का किया गया जो प्रभावी प्रबंधन है वही क्या कहलाएगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाएगा। अर्थात ये कि आपूर्ति श्रृंखला के संचालन को यथासंभव क्या कर देना? पी, ई और सी कर देना। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, अर्थात नियोजित कर देना। नियोजित मतलब कि जैसा सोचा उस तरीके से प्लान कर देना। ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर हो जाता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कार्यान्वित करना। ठीक है। और सी स्टैंड्स फॉर हो जाता है हमारा कंट्रोलिंग, जिसको हम बोल देते हैं नियंत्रण कर देना। अर्थात आपूर्ति श्रृंखला व्यवसाय के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला को यथासंभव पीईसी दैट इज नियोजित, कार्यान्वित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही जो है वो क्या कहलाती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाती है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहलाती है। अब एससीएम किया क्यों जाता है? एससीएम इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो ग्राहक है, ये ग्राहक द्वारा जो है किसी भी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जो है कुछ मूल्य जो है वो खर्च करना होता है। जो आपको याद होगा हमने पढ़ा था 4P से 4C के अंदर कन्वर्ट करना, कि उसको क्या करनी पड़ती है? कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है, कॉस्ट जो है वो इनकर होती है, एक लागत उसको जो है वहन करनी होती है, और वो जो लागत वहन करता है उसका जो है उसको क्या हो सके? मूल्य प्राप्त हो सके, और जो व्यवसायिक संगठन है वो क्या कर सके कि प्रतिस्पर्धा के दौर में भी जो है वो अधिकतम लाभ को जो है वो अर्जित कर सके। ठीक बात है। अब एससीएम के देखिए लाभ क्या क्या हो जाते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हो जाते हैं। तो देखिए, अगर हमने जो है निर्बाध रूप से किसी भी चीज की सप्लाई करते रहे, ठीक है, जहां हमने आपूर्तिकर्ता से माल को प्राप्त किया और कहां तक पहुंचाया? ग्राहकों तक उस माल को पहुंचाया। ठीक है। तो यदि वो निर्बाध रूप से पहुंच रहा है, ठीक है, तो हमें जो है किसी भी प्रकार की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मान करके चलिए कि किसी भी एक पॉइंट पर जो है एक शॉर्ट नोटिस पर जो है हमारे पास में एक्चुअल में डिमांड जो है, डिमांड तो है ज्यादा और सप्लाई है एक्चुअल में बहुत कम। ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा वर्तमान ग्राहक है या जो हमारा कोई भावी ग्राहक है, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्या हो सके? हमारी प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी कंपनियों के ऊपर स्विच हो जाए। पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है। अब वो ग्राहक चला गया तो भी लॉस है। अब हम क्या चाहेंगे कि वो ग्राहक जो है वो हमारे पास में जो है कंटिन्यूअसली बना रहे, तो हम क्या करेंगे? चाहे मर्जी पड़े जो कॉस्ट हमको पे करनी पड़े, लेकिन हम क्या करेंगे? उनको माल जो है वो सप्लाई करेंगे। अब हम जो है उनको किसी भी कॉस्ट पे अगर माल प्रोवाइड करवाते हैं तो हो सकता है कि वो कॉस्ट जो है हमें खुद को ही वहन करनी पड़ जाए। तो वो क्या करती है? कहीं ना कहीं अगर आपका प्रभावी प्रबंधन नहीं है तो जो है आपकी लागत को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है। और अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप एग्जीक्यूट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने संगठन के अंदर, तो ये क्या करता है? कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को कम करता है। ठीक है, आपकी लागत को कम करता है। ठीक बात है। लागत कम हो गई आपकी। अब एक बार को अगर लागत कम हो रही है तो आपके लाभ में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक बात है। लाभ में वृद्धि कैसे होगी? जैसे हमने देखी एक बार पहले भी एग्जांपल लिया था। मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं? 5 रुपए वाला एक कोई भी बिस्किट का पैकेट प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट का टैक्स मिला करके हमको जो है उसके लिए 4.5 रुपए की तो जो है पूरी हमारी लागत बन जाती है, और 50 पैसे का ही हम क्या करते हैं? उसके ऊपर प्रॉफिट कमा पाते हैं। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एससीएम को इंट्रोड्यूस किया, और एससीएम लगाने के बाद में थोड़ा सा बेनिफिट हमें ये देखने को मिला कि अब हमारे जो खर्चे हैं वो कितने? 4 रुपए 30 पैसे पर शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है। खर्चे कितने से रह गए? केवल 4 रुपए 30 पैसे रह गए हैं, और हमारे प्रॉफिट के अंदर कितनी वृद्धि हो गई है? 20 पैसे की। ठीक है। अगर आप देखोगे तो केवल 20 पैसे, लेकिन देखोगे तो कितनी बढ़ गई? 40% आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब आप बोलोगे कि यार 20 पैसे में होता क्या है? 20 पैसे में ये होता है, मान के चलिए अगर महीने की आपकी 1 लाख यूनिट बिक रही है इस बिस्किट के पैकेट की, तो जो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग जो है लाखों में बढ़ जाएगा। ठीक है। ये बेनिफिट होता है छोटे छोटे से जो लाभ हमारे जो कॉस्ट कटिंग की वजह से जो हमें प्रॉफिट होता है उनके कारण। ठीक है।
तो हमारा लाभ बढ़ गया। अब लाभ बढ़ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसी दाम पर और अधिक गुणवत्ता युक्त सेवाओं का जो है वो उपलब्ध करवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम गुणवत्ता को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, गुणवत्ता बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो संगठन के संसाधन हैं इनका इष्टतम उपयोग जो है वो सुनिश्चित होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एन ऑफ जो रिसोर्सेज हैं वो जो है हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक बात है। अब ये जो है हमने अभी यहां से यहां तक की पूरी पूरी चेन बनाई थी, ठीक है। आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन कर सकते हैं और हमें जो है एक उस पॉइंट को हम ट्रेस कर सकते हैं कि हम हमारी इस चेन के अंदर एक्चुअल में डाउनफॉल कहां पे आ रहा है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, त्रुटियों का पता लगा सकते हैं और त्रुटियों को ना केवल पता लगा सकते हैं, हम उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और उनका समुचित प्रबंधन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब त्रुटियां पता लगा ली, नियंत्रण भी कर लिया, प्रबंधन भी हमने स्थापित कर लिया, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लागत प्रभावी जो वहनीय कीमतें हैं वहनीय कीमतों पर हम क्या कर सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जो है वो देना सुनिश्चित कर सकते हैं, उत्पाद या सेवा। उम्मीद है ये बेनिफिट जो है आपको इसके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके साथ में एक और काम हम क्या कर सकते हैं, हम जो है हमारे संगठन में 3E जिसको हम क्या बोल देते हैं, इकोनॉमी अर्थात मितव्ययता, एफिशिएंसी अर्थात कार्यकुशलता और इफेक्टिवनेस जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रभावशीलता, इसको जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उत्पादकता को भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को भी इसके अंतर्गत बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज यहां से आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैंने आपको जो है घटक इसके पूरे पूरे बता दिए थे कि कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं। कौन से हो जाते हैं, पहला हो जाता है हमारा आपूर्तिकर्ता अर्थात सप्लायर। सप्लायर कौन हो जाएगा, जो कि हमें माल प्रोवाइड करवाता है, कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, जो कि हमें सही कीमत पर और सही समय पर कच्चा माल उपलब्ध करवाए, वो क्या कहलाता है, हमारा आपूर्तिकर्ता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा उत्पादक, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, निर्माता, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, जो कि क्या करता है, कच्चे माल को अंतिम उत्पाद के अंदर रूपांतरित करता है। तीसरा तत्व क्या आ जाता है, वो आ जाता है हमारा भंडार गृह, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वेयर हाउस बोल देते हैं। ठीक है, चौथा आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम बोलते हैं वितरक। डिस्ट्रीब्यूटर कौन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो कि उत्पादक से क्या करता है, माल प्राप्त करता है। ठीक है, और आगे किसको दे देता है, तो आगे जो है वो थोक विक्रेता को माल दे देता है। ठीक है, थोक विक्रेता जिसको हम क्या बोलते हैं, होलसेलर बोल देते हैं। ठीक है, विक्रेता से जो माल थोक विक्रेता प्राप्त करेगा वो आगे किसको दे देगा, खुदरा व्यापारी को दे देगा या फुटकर व्यापारी को दे देगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिटेलर। ठीक है, अब रिटेलर क्या करता है, अंततः जो उपभोक्ता या ग्राहक होता है, सॉरी उस तक माल जो है वो पहुंचा देता है। ठीक है, मैंने आपको एक बार शायद पहले भी बताया होगा, लेकिन आज एक बार फिर से बता देता हूं, मेरे को याद आ रहा है। तो उपभोक्ता और ग्राहक के अंदर डिफरेंस जो है वो क्या होता है, मैं किसी सामान को खरीदने के लिए दुकान पे गया और माल को खरीद के लेकर के आया और मैंने उसको जो है कंज्यूम कर लिया। मान करके चलिए कि मैं जो है कोई एक
कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के आया, खरीद के भी मैं लाया और उसको जो है कंज्यूम भी मैंने कर लिया, उसको ग्रहण भी मैंने कर लिया, तो मैं उस कोल्ड ड्रिंक का ग्राहक भी हूं और उपभोक्ता भी हूं। ठीक है, खरीद के भी मैं लाया और उसका जो उपभोग भी मैंने किया है। लेकिन मान करके चलिए मेरी सिस्टर ने मेरे से नेल पॉलिश मंगवाई, खरीद के, बाजार से खरीद के मैं लाया हूं, तो उस नेल पॉलिश का खरीदार ग्राहक तो मैं हूं, लेकिन उसको कंज्यूम कौन करेगा? तो सिस्टर अगर कंज्यूम करेगी तो जो सिस्टर है वो क्या कहलाएगी? उस उत्पाद की उपभोक्ता कहलाएगी। ठीक बात है, उम्मीद है यहां तक ये चीज आपको ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब आप देखिए ये जो डी, डब्ल्यू और आर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनसे जो है हम एक चीज और जो है साथ के साथ यहीं पर समझते हुए चलते हैं कि ये डी, डब्ल्यू और आर क्या होते हैं। साथियों ये जो सप्लाई चेन जो होती है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ये जो आपूर्ति श्रृंखला होती है, इसके क्या होते हैं? कुछ प्रकार होते हैं। मुख्यतः ये जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले को हम बोल देते हैं प्रत्यक्ष आपूर्ति श्रृंखला या डायरेक्ट सप्लाई चेन। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है साथियों? जब प्रोड्यूसर डायरेक्टली क्या करे? कस्टमर को माल देना स्टार्ट कर दे। ठीक है, यहां से यहां तक बीच में जो है कोई मध्यस्थ नहीं है, किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, तब तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष आपूर्ति श्रृंखला कहलाएगी, डायरेक्ट सप्लाई चेन कहलाएगा। दूसरा आ जाता है वन लेवल, है ना, या एक स्तर आपूर्ति श्रृंखला या वन लेवल सप्लाई चेन। उसके अंतर्गत क्या आ जाता है साथियों? ये जो डी, डब्ल्यू, आर है, ये जो डी, डब्ल्यू और ये आर है, इसमें से कौन आ जाता है? देखिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो जो है चेन के अंदर फिक्स रहेगा। ठीक है, अब कौन आएगा? तो इसमें हम जो है इस तरफ से चलेंगे, है ना, पीछे से चलेंगे। तो पीछे से चलेंगे तो इधर से जब हम चलेंगे तो इधर से फर्स्ट कौन है? इधर से फर्स्ट आ जाता है आर, जिसको हम बोलते हैं रिटेलर, ये वाला खुदरा व्यापारी। ठीक है, तो प्रथम ये जो वन लेवल होता है, जो एक स्तरीय चैनल होता है, इसके अंतर्गत कौन आ जाता है? प्रोड्यूसर आ जाता है, रिटेलर आ जाता है और कौन आ जाता है? कंज्यूमर आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट को बोलते हैं हम 2 स्तर आपूर्ति श्रृंखला। इसके अंदर क्या हो जाएगा? वापिस से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो आएंगे ही आएंगे, है ना। इसके अंदर क्या होगा? अब ये रिटेलर तो आएगा जो आएगा, इसके साथ में एक और बंदा कौन है? ये होलसेलर है। ये दोनों आ जाएंगे, मतलब ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा, है ना। प्रोड्यूसर आ गया, कंज्यूमर आ गया, तो क्या आ जाएगा? होलसेलर आ जाएगा, रिटेलर आ जाएगा। ठीक है, 1 लेवल में केवल ये था, 2 लेवल में ये दोनों आ गए। अब जो नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं 3 स्तरीय आपूर्ति श्रृंखला, इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? प्रोड्यूसर आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, होलसेलर आ जाएगा, रिटेलर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? कंज्यूमर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएंगे? अब ये तीनों आ जाएंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाएगा, होलसेलर भी आ जाएगा और कौन आ जाएगा? रिटेलर भी आ जाएगा। अगर डायरेक्ट है तो इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। प्रथम चैनल है तो केवल रिटेलर आएगा, 2 चैनल है तो रिटेलर भी आएगा और होलसेलर भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर 3 चैनल है, त्रिस्तरीय है, तो कौन कौन आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाएगा, होलसेलर भी आ जाएगा और रिटेलर भी आ जाएगा। ठीक बात है, उम्मीद है ये सब चीजें आपको यहां तक ठीक तरीके से क्लियर होंगी। तो साथियों इसी के साथ जो है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो प्रथम चरण है, जो पार्ट 1 है, वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के साथ में। थैंक यू सो मच।